नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में किया फर्जीवाड़ा, मृतक किसानों के खातों को दिखाकर भेजे गए रुपए। बीजेपी में बगावत के फूल, कांग्रेस ने गरमाई राजनीति, वन मंत्री पर अपमानित करने का लगाया आरोप। डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की कर रहे हैं मांग। युवा महोत्सव और राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में की वार्ता। युवा महोत्सव का कल से होने जा रहा है शुभारंभ। नव युवक और महिला मंगल द्वारा प्रस्तुतियां की जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी संयुक्त मोर्चा निजी होटल में अधिकारियों की बैठक की गई। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार प्रदेश भर में इस फर्जीवाड़े की जांच कराएं और जो भी इसमें दोषी हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मरने वाले के नाम भी तो मिलने चाहिए ना। इन्होंने जो जैसे आप किसान हो, मैं शासन हूँ, मुझे हमने आवेदन भेजा कि मुझे चाहिए ये योजना, मैंने आपको दे दी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत के फूल देखने को मिल रहे हैं, जहां हाईकमान ने इन फूलों को ज्यादा खिलने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। जहां कांग्रेसी अब भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हुए उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही वो डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लपककर कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है सर? आज आपसे मिलने पहुंचे या तलब किया है, क्या कुछ है पूरा बता दीजिए जरा। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही मैंने मंत्री से भी कहा। और हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिससे उसका समाधान के रास्ते बने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भैया हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था, मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ, और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी, क्योंकि जनता परेशान है, तो जनता के लिए तो काम करना है। देखिए, हम अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, वो हम सब का एक ध्येय है कि जनता की सेवा।
देखिए, आपके माध्यम से पता चला कि दुर्गेश लाल जी एक हमारे साथी विधायक हैं और उन्होंने वन मंत्री के यहाँ धरना दिया डीएफओ को लेकर। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पे उत्पीड़न कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को, तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? और हमारे जो उनका कहना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये परिवार की लड़ाई है। ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पे क्यों आई? क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पर धरना देना पड़ा अपने ही मंत्री के खिलाफ। तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है, और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में युवा महोत्सव और राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में पत्रकार बंधुओं के साथ वार्ता की। जानकारी देते हुए बताया कि युवा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री धामी ने किया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी करेंगे। इस युवा महोत्सव में नव युवक और महिला मंगल द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंटेड युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों और पोर्टल के माध्यम से सीधे एंट्री करने वाले दलों के बीच सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन आदि से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होगा उससे उसी समय पता चलेगा, लेकिन हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल जो कि विभिन्न पड़ाव से जो ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक युवा महोत्सव हुआ, फिर जिले स्तर पर जिला युवा महोत्सव हुआ, उससे सेलेक्ट होते हुए फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। तो वही बढ़ते हुए लगभग मैं समझती हूँ कि 1000 से ऊपर करीब जो है हमारे जो चयनित होकर आए हैं इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 1000 से ऊपर हमारे प्रतिभागी रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक लगातार 5 दिनों तक परेड ग्राउंड में जारी रहेगा, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कल शाम को 6 बजे किया जाएगा। राजधानी देहरादून में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। देहरादून के एक निजी होटल में मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी, प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद रहे। साथ ही तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक के समापन में प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों के अंदर 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और चुनाव को लेकर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मोर्चों को पहले भी आप लोगों की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो दीवार लिखने वाली हो या महिला स्वयं सहायता। इस मोर्चे की जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर जो हमारे पार्टी ज्वाइनिंग के विषय हैं, इसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर हर मोर्चे के 10 की टोली और युवा मोर्चा हमने कहा कि भाई बूथ पर जो है मोटरसाइकिल धारक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करना, उनके एक कार्यक्रम तय करेंगे। हम 26 तारीख को तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा के अंदर 75 मोटरसाइकिलों की यात्रा हमने निश्चित की है। जो बड़े क्षेत्र हैं वहाँ नगर मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। ऐसी महिला मोर्चे का तो स्वयं सहायता समूह की बहनों से संपर्क के कार्यक्रम है, ओबीसी मोर्चे का कार्यक्रम है। तो हर ओबीसी में अलग अलग जातियाँ, उनके साथ उनका समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला हम जनवरी फरवरी माह की पूरी निर्धारित करेंगे। मोर्चा भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा परिपक्व हो और जो कार्यक्रम उनके राष्ट्रीय स्तर से तय है, प्रदेश स्तर भी हम लोग कार्यक्रम देने वाले हैं, वो धरातल पर उतरे। इस दृष्टि के साथ आज की बैठक होने वाली है। ये संयुक्त मोर्चे की क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं, उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक रहने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे और मैं कह सकता आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक
बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि के आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य बना रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दून, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 जनवरी हो गई है, तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। धन्यवाद। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 और NH 123 पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन की 4 धाम यात्रा कपाट बंद है, लिहाजा यात्रियों का ट्रैफिक इन सड़कों से फिलहाल कम है। स्थानीय लोगों को दिन रात इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़कों पर पड़े गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं। सामाजिक चेतना की बुलंद आवाज जय हो ग्रुप द्वारा गड्ढों को भरते हुए डामरीकरण किए जाने की मांग लगातार होती रही है और अब उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई न होने पर घेराव और धरना दिए जाने की चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि NH 94 पे पौलगांव से राड़ी टॉप के आगे एक जगह जगह भारी गड्ढे हो रखे हैं। इतना ही नहीं, राना चट्टी और फूल चट्टी के बीच बड़े बड़े गड्ढे आवाजाही में भारी परेशानी पैदा किए हुए हैं। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य और केंद्र के उच्च अधिकारी NH 94 की बदहाल स्थिति से रूबरू हो चुके हैं। उप जिलाधिकारी बड़कोट मुकेश रमोला द्वारा जिम्मेदार NHI, DCL और NH विभाग को धारा 133 के तहत नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है। बड़ी दिक्कत होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कार्रवाई है? समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन के निर्देश हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या सड़कें हमारी हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, कोशिश की जाती है कि ये गड्ढा मुक्त इनको किया जाए और इसी के क्रम में जो अधिशासी अभियंता NH के हैं उनको निर्देशित किया गया है कि गड्ढा मुक्त करें और उनको 133 CRPC का भी नोटिस दिया गया है जहाँ जहाँ गड्ढे नहीं बने। सर, जैसे NHI DCL के पास राड़ी वाली है वहाँ भी अभी तक गड्ढे पड़े हुए हैं, उनसे पत्राचार भी किया गया है और उनको बुलाया भी गया है कि आप आएँ और इस संबंध में स्पष्ट करें कि क्यों ना कि ये गड्ढे आज तक क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्ति नगर के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल को 1 माह के निलंबन के आदेश को लेकर प्रधान संगठन कीर्ति नगर ने ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में प्रधान सुनय कुकसाल के निलंबन को लेकर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी। वहीं अब प्रधान सुनय कुकसाल को 1 महीने के लिए निलंबन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उनकी इस शिकायत में उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा प्रशासन की ओर से एक पक्षीय एक कार्रवाई की है, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर महिला प्रधान भी मौजूद रहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वह अपनी ग्राम सभा की मोहर विकास खंड कीर्ति नगर में जमा करवा देंगे। ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 18 लाइटें, जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहाँ लगाई गई हैं। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें
गबन का कुछ भी ऐसा वो आता है तो इस पे संपूर्ण कार्यवाही की जाए, न कि एक पक्षीय कार्यवाही की जाए। इसमें एक जो बेबुनियाद आरोप हमारे अध्यक्ष जी पे लगाए गए हैं, जबकि जो लाइटों का था उसमें पूरी लाइटें वहाँ लगाई गई हैं। और हमें आज जो बैठक बुलाई गई इसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर इसमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त प्रधान संगठन कृष्णनगर अपनी मोहर जमा कर दे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और क्या कहें? इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हमारे प्रधान जी पे, जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं स्नेह कुशल जी, ठीक है, जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय के हमेशा रहते, खड़े रहते, तटस्थ तरह सभी की मतलब साथ में रहते हैं। देखो उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि 16 लाइट में गमन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच में मतलब ये चीज़ें आधा अधूरी पाई गई हैं। जो जांच हुई, जो उनको निलंबन किया गया है, वो सब असत्य है। एक पक्षीय मांग हुई है, एक पक्षीय जांच हुई है उसमें, क्योंकि देखो प्रधान को सूली पे चढ़ाया गया और वहाँ पे कर्मचारियों का हित हुआ है, कर्मचारियों को बचाया गया है। प्रधान अकेला तो नहीं था जिसने मतलब गमन किया होगा, उसके साथ जो अधिकारी हैं मतलब जिन्होंने जो सचिव दिए उनके द्वारा भी तो हुआ है। मतलब अकेला तो है ना, उसमें तो उनका जो सचिव है, कर्मचारी है, उनके साथ मिलकर काम हुआ है ना। तो खाली मतलब प्रधान को ही क्यों वो रखा गया, उसमें प्रधान को ही क्यों मतलब निलंबन किया गया है, कर्मचारी को क्यों नहीं? अध्यक्ष एक पक्ष जांच हुई है ना, वो सारा मतलब ठीक नहीं है। हम चाहेंगे इसमें फिर से जांच हो। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा। इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी। बस्ते के बोझ को कम करने के संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों की होगी। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। इसके लिए SCERT उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह है कि कल हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, SCCIC बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालने। प्रदेश में बीते साल की अगर बात करें तो जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिली। ऐसे में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर फसलों और बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बेहद कम दर्ज की गई है, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं कहीं देखने को मिली थी, लेकिन जिस स्तर से होनी चाहिए थी वह मापदंड बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। चाहे प्री मानसून सीजन की बात करें या फिर पोस्ट मानसून सीजन की, बारिश का स्तर सामान्य से बेहद ही कम देखने को मिला। आपको बता दें कि 2024 साल भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी जस के तस बना हुआ है, यानी बारिश और बर्फबारी का कोई आकलन अब तक दर्ज नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि जिस तरह से बिना बारिश और बर्फबारी के इन दिनों पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ चुका है, साथ ही मैदानी इलाकों में जिस तरह से कोहरे ने सबको अपने आगोश में ले लिया है, उससे आम जनता की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब हो रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm के
55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे कि तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकेंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उनमें रही है। जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट, उनमें तो और भी जो है जो एक्टिविटी वो बहुत ही कम रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां घटना विकास नगर के बाड़वाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी तरह की कोई शिकायत भी इस मामले में पुलिस को नहीं मिली है। विकास नगर क्षेत्र अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी मांगी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने सर्किल के अंतर्गत थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी से संपर्क किया, जिसमें मालूम हुआ कि अभी तक पुलिस को इसकी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही उनकी कोई पहचान हो पाई है और उनके परिजनों की ओर से भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। हालांकि लोगों से पूछने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास नशे को लेकर पिटाई का मामला सामने आया था, लेकिन वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। देखिए, वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए चूंकि बताया कि विकास नगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई। उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहाँ के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर फॉर्मली नहीं आई। ना ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है, और न ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहाँ की पब्लिक ने पीटा। लेकिन वो मामला कहाँ का है एग्जैक्टली और किस तरह की घटना कहाँ हुई, इस पर पुलिस को बताया गया कि जानकारी कर ले, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि घटनाक्रम कहाँ का था। लेकिन जानकारी के लिए टीम को लगाया गया, अगर कोई इसमें शिकायतकर्ता पहुँचता है या उसकी पहचान होती तो नेचुरल सी बात है, इसमें कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।